Hi everyone, welcome back to my channel Sai Shiksha. This is Preeti and today we will discuss about in few minutes chapter 1 what is psychology. So start करने से पहले इनको इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास 11 क्लासमेट्स के साथ, ताकि वो भी अपनी एनुअल प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर पाए. सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विद साइकोलॉजी मीनिंग से. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी. आपके पास एक न्यू सब्जेक्ट है, इसके बारे में आपको पहले बेसिक समझना पड़ेगा कि व्हाट इज साइकोलॉजी, व्हाट आर द इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी, व्हाट आर द टर्म्स which are discussed in psychology, right? सो इसके बारे में हम स्टडी करने से पहले सबसे पहले समझ जाते हैं मीनिंग क्या है साइकोलॉजी का. साइकोलॉजी एक दो ग्रीक वर्ड से आया है, साइकी और लोगोस. साइकी और लोगोस, साइकी मीन्स होता है सोल और लोगोस मीन्स होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट. तो इट मीन्स स्टडी ऑफ द सोल या स्टडी ऑफ द माइंड. ये क्या होता है, हमारा साइकोलॉजी होता है. ये पहले बोला जाता था कि एक ह्यूमन का माइंड कैसे हम किसमें स्टडी कर सकते हैं, इन साइकोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं. बट धीरे धीरे डिसिप्लिन में चेंजेस आते गए, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा और साइकोलॉजी को अलग डेफिनेशन के रूप में देखा हमने. सो बाद में इस डिसिप्लिन को बोला गया कि ये साइकोलॉजी एक साइंस है. साइंस किस चीज की, जो स्टडी करता है मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर को इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. कि साइकोलॉजी एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन के मेंटल प्रोसेसेस को, एक्सपीरियंसेस को और बिहेवियर को. अब आप सोचोगे कि ये मेंटल प्रोसेस क्या है, एक्सपीरियंसेस क्या है और बिहेवियर क्या है. सो मेंटल प्रोसेस आपकी वो एक्टिविटीज होती है माइंड और ब्रेन की. ठीक है, जो जो एक्टिविटीज आपके माइंड ब्रेन में होती है वो सारा आपका मेंटल प्रोसेस होता है. आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन हमारी कौन सी एक्टिविटीज करता है. ब्रेन हमारी न्यूरल एक्टिविटीज करता है, सारी की सारी न्यूरल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, वेयर एज माइंड हमारी मेंटल एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है. जो जितनी भी आपकी मेंटल प्रोसेस चलती रहती है, सपोज आप सो रहे हो, एकदम से आपको कोई आके आपका रूम नॉक करे और एकदम से आप उठ जाते हो, ठीक है, चाहे आप कितनी भी बहुत गहरी नींद में हो, क्यों? बिकॉज वहां पर आपका माइंड एक्टिव है, इसलिए. सो माइंड जो होता है वो हमेशा एक्टिव रहता है और ये आपकी सारी वो आपकी थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, लर्निंग, कॉग्निशन से रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती है ये मेंटल प्रोसेस परफॉर्म करती है, राइट? सेकेंड इज एक्सपीरियंसेस. अब एक्सपीरियंसेस सबके सब्जेक्टिव होते हैं. आप सोचो, इमेजिन करो कि अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए हो, तो बहुत ही अच्छा लगता है हमें यार, पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है हमारा वो, है ना. वेयर एज आप कभी किसी और के साथ इनडायरेक्ट, जो आपका फ्रेंड है जो इतना क्लोज फ्रेंड नहीं है उसके साथ जा रहे हो और बहुत गर्मी है, और उस समय आपको कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होगा, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होगा, राइट? तो एक्सपीरियंसेस हमारे सब्जेक्टिव होते हैं नेचर में. मतलब सब्जेक्टिव क्यों, ये क्वालिटेटिवली डिस्क्राइब होते हैं और हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. ठीक है, ये हमारे अवेयरनेस और हमारे कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड होते हैं. एम्बेडेड इन द सेंस कि भाई वो हमारे अवेयरनेस में इंक्लूड होते हैं, राइट? और आपकी इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन से वो इन्फ्लुएंस होते रहते हैं. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप फ्रेंड्स के साथ कहीं जाते हो, सो वो आपको इंटरनली बहुत अच्छा लगेगा, है ना. सो आपका एक्सपीरियंस अपने आप ही अच्छा होगा. बट आपको जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, धूप इतनी ज्यादा धूप है, तो वो आपको क्या कर रहा होगा, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, जिससे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं. ठीक है. थर्ड वन इज बिहेवियर. बिहेवियर आपके रिस्पॉन्सेज है, जैसे आप बिहेव करते हो, जैसे आप रिएक्ट करते हो, रिस्पॉन्स करते हो किसी भी एक्टिविटी में एंगेज रहकर, वो आपके बिहेवियर होते हैं. सपोज आप कहीं, हाँ, आप सपोज आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम में आपको कुछ आता नहीं है, तो एग्जाम के पास आपके पास क्वेश्चन शीट आने से ही पहले आपको होता है यार, हार्ट ट्विच करता है या बहुत स्वेटिंग होती है. सो आपका रिएक्शन कैसा है, बहुत ही डरा हुआ कि यार कुछ आता नहीं है, कैसे करेंगे एग्जाम, है ना. सो आपका क्या है, वो बिहेवियर है, आपका रिस्पॉन्स है वो. तो दो तरीके के होते हैं, ओवर्ट बिहेवियर, कोवर्ट बिहेवियर. क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है 2 मार्कर्स में कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर. सो आपको पता होना चाहिए, ओवर्ट बिहेवियर, ओ रिप्रेजेंट आउटवर्ड, राइट? ओ रिप्रेजेंट आउटवर्ड. ठीक है. सो आउटवर्ड का मतलब क्या है, ऐसा बिहेवियर जो एक्सटर्नली शो हो जाता हो, वो होता है ओवर्ट बिहेवियर. जैसे आप हंस रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, ओवर्ट बिहेवियर. कोवर्ट बिहेवियर जो इनवर्डली सीन होता है. कोवर्ट बिहेवियर क्या है, जो इनवर्ड होता है आपका. इनवर्ड इन द सेंस आपको लाइक कोई आप एक्ट कर रहे हो, ठीक है, और किसी भी, अब से सपोज आप कोई चेस में आगे अपनी टर्न मूव करने वाले हो, तो आपको नहीं पता ना, आप इंटरनली बहुत डरे हुए हो कौन सी मूव चलूं, आप इनवर्ड थिंकिंग कर रहे हो, तो आपका बिहेवियर यहाँ पर एक्सटर्नली नहीं दिखेगा. वो एक्सटर्नली कब दिखेगा, जब आप वो मूव आगे लोगे अपने अपने कोई प्ले करते हुए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका कोवर्ट बिहेवियर होगा. तो दो तरीके के बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट और कोवर्ट. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है साइकोलॉजी एज अ डिसिप्लिन. साइकोलॉजी को एक सिंगल डिसिप्लिन माना गया, बट फिर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई वो नेचुरल साइंस का सब्जेक्ट है, ये सोशल साइंस का सब्जेक्ट है. आप भी अपने स्कूल में देखते होंगे, कुछ बच्चों के पास साइंस है और उनके पास क्या है, साइकोलॉजी है, और कुछ बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले हैं, उनके पास भी साइकोलॉजी है. सो यही एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन बन गया कि साइकोलॉजी एक नेचुरल साइंस है या सोशल साइंस है. कैसे हम यहाँ पर डिस्कस करें कि भाई साइकोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस डिसिप्लिन कहा जाता है, ये सोशल साइंस डिसिप्लिन कहा जाता है. सो हम डिस्कस कर लेते हैं पहले साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस एंड साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस. अब नेचुरल साइंस की फोकस करते हैं. भाई अगर साइकोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस पढ़ा जाएगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस करेगा. किस प्रिंसिपल्स पर फोकस करेगा, ओनली ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फोकस करेगा टू एक्सप्लेन करने के लिए ह्यूमन बिहेवियर को. ठीक है. यहाँ पर जितना डाटा कलेक्ट होगा वो एक अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के होगा. कंट्रोल्ड कंडीशंस का मतलब ये है कि आपको आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट करके डाटा को कलेक्ट करना होगा. ठीक है. सो इसका एम होता है कि अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. इसमें हम हर एक चीजों के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं और उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्शन करते हैं. ठीक है.
इसमें एक हाइपो डिडक्टिव मॉडल, वो बिग बैंग थ्योरी होगी इसमें, कि जिसमें जैसे आपकी वो बहुत सारी मोटिवेशन थ्योरी है, मेमोरी थ्योरी है, इनको आप डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो ना। ये प्रूव हुई है उनकी जो हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग। तो ये क्या करती है भाई, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है एज अ नेचुरल साइंस discipline. ठीक है, so natural science focus on biological principles. It understand the cause and effect relationship. It collect data under controlled conditions. राइट, नेक्स्ट आता है सोशल साइंस। भाई सोशल साइंस फोकस करती है कि हाउ बिहेवियरल फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन एंड सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि हम कैसे हमारी जो ये बिहेवियरल फिनोमेना है वो कैसे एक्सप्लेन होती है पर्सन और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के इन्फ्लुएंसेस से। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन बिहेवियर अपने सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से ह्यूमन बिहेवियर इवेल्युएट किया जाता है, उस चीज की स्टडी करते हैं हम साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस में। तो ह्यूमंस आर नॉट इम्पैक्टेड बाय द सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, दे आल्सो क्रिएट दैम, है ना। ह्यूमन सिर्फ उनसे इन्फ्लुएंस ही नहीं होते अपने सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, बल्कि उन चीजों को क्रिएट भी करते हैं, है ना, अपने आप को उस चीज में ढालते भी है, शेपिंग भी करते हैं। राइट, तो हम इसमें जैसे इसमें बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स में फोकस किया जा रहा था, इसमें फोकस किया जाता है सोशियो कल्चरल प्रिंसिपल्स पर। राइट, इसमें हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, इसमें हम फोकस करते हैं कि हाउ ह्यूमन एंड कम्युनिटीज एज अ सोशल बींग्स रिलेट कर पाती है सोशियो कल्चरल एनवायरमेंट से। ठीक है, इसमें हम एक थ्योरी को प्रूव कर रहे थे हाइपोथेसिस बनाकर, इसमें हम अपने आप को क्रिएट कर सकते हैं इन अवर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो इसलिए साइकोलॉजी को एज अ सोशल साइंस और एज अ नेचुरल साइंस की फील्ड में डिवाइड किया गया। इसमें यहाँ पर जितना भी डाटा कलेक्ट होता है वो नेचुरल कंडीशंस में कलेक्ट होता है। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल कंडीशन बनाई जाती है, जैसे कि वो आपका डॉग का था ना एक्सपेरिमेंट, उसमें पूरी एक क्या बनाई गई थी, इवान पावलोव ने पूरी की पूरी कंडीशन बनाई थी, है ना, और उसी के बेसिस पर चीजों को इवेल्युएट किया था, बताया था, हाइपोथेसिस बनाई थी। बट ऐसा नहीं होता जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं, मतलब अपने सोशल कल्चरल की बात करते हैं, इसमें हम नेचुरल कंडीशंस की बात करते हैं। और जब नेचुरल कंडीशंस की बात करेंगे ना, तो हम डाटा को कैसे कलेक्ट करेंगे, इन रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्या है और सोशल साइंस क्या है। इसके बाद आपका टॉपिक आता है अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड बिहेवियर। सो इट इज ट्रू दैट माइंड कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द ब्रेन। यू नो भाई, माइंड कभी भी बिना किसी ब्रेन के एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बट हम ये कह सकते हैं कि माइंड एक सेपरेट एंटिटी है। ये एक यहाँ पर प्रूव हुआ था, बहुत सारे आपकी एग्जांपल्स है बुक में, अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे तो उसमें देखना क्या क्या इसमें है। सपोज आपका ब्रेन तो एक्टिव है, कोई ब्रेन का पार्ट या कोई भी ऐसा डैमेज हो गया है, बट उसका इन्फ्लुएंस माइंड पर नहीं पड़ता, माइंड आपका एक्टिव रहता है। जैसे इसके अंदर एक दो है कि किसी का आईज नहीं है, या किसी का जो स्मेल डिटेक्टर है वो बिल्कुल लॉस हो चुका है, उसका लॉस्ट हो चुका है, फिर भी वो बाद में स्मेल कर पा रहा है। हाउ, तो इट इज पॉसिबल विद ओनली ऑन माइंड। ठीक है, विदाउट ब्रेन ये चीज पॉसिबल है, कैसे, विद द हेल्प ऑफ माइंड। ठीक है, तो माइंड को कैसा माना गया, एक सेपरेट एंटिटी मानी गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर बाद में देखा गया कि भाई की रिलेशनशिप नहीं है बिटवीन माइंड एंड बॉडी। ठीक है, और फिर बाद में ये देखा गया कि बिटवीन माइंड एंड बिहेवियर रिलेशनशिप है। सो ये बात चलती रही थी इसमें कि भाई माइंड क्या है और बिहेवियर क्या है, कैसे माइंड और बिहेवियर आपस में रिलेटेड है। सो माइंड और बिहेवियर आपस में रिलेटेड है कि बिना किसी ब्रेन के हमारा माइंड एक्टिव रहता है और माइंड ही हमारे सारे रिस्पॉन्सेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर एक नया डिसिप्लिन इमर्ज हो रहा था इसमें, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं लिंक बिटवीन ब्रेन, इम्यून सिस्टम एंड आपकी माइंड के बीच में। ठीक है, सो ये आपका टॉपिक हो जाता है अंडरस्टैंडिंग माइंड बिहेवियर। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है पॉपुलर नोशन अबाउट साइकोलॉजी। सो इसमें क्वेश्चन आता है कॉमन सेंस का। यू ऑल नो भाई साइकोलॉजी को सब कहते हैं कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस नहीं है, कॉमन सेंस जो होती है वो हमारी लाइक हिंट साइड पर डिपेंड करती है, बट जो साइकोलॉजी होती है वो साइंस देखती है, उसका साइंटिफिक चीजों को देखकर स्टडी करती है, विच इज प्रिडिक्टेबल। राइट, तो कॉमन सेंस डज नॉट ऑलवेज इक्वेट विद साइकोलॉजिकल स्टडीज। व्हाई? बिकॉज साइकोलॉजिकल स्टडीज साइंटिफिक होती है, प्रूव्ड होती है, बट कॉमन सेंस इस जनरल है ना, एक जनरल टर्म है कॉमन सेंस, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही इवेल्युएट करते हैं। राइट, सो कॉमन सेंस टेल अस दैट इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू परफॉर्म द बेस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, बट साइकोलॉजी कहती है कि इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस या इन फ्रंट ऑफ पीपल आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, सो ये एक रीजन आया इसका। सो हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश साइंटिफिक साइकोलॉजी फ्रॉम द पॉपुलर नोशन अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी? इसमें आ जाएगी एक ड्वेक की स्टडी। ड्वेक एक आपकी फेमिनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थी, जिनका मानना ये था कि कॉमन सेंस अलग होती है और साइकोलॉजिकल स्टडीज अलग होती है। सो कॉमन सेंस बेस्ड ऑन द हिंट साइट, इस पे डिपेंड होती है आपकी कॉमन सेंस हिंट साइट पर, और साइकोलॉजी कभी भी हिंट साइट पर डिपेंड नहीं होती, साइंस पर बिलीव करती है, प्रिडिक्टेड होती है, बट ये कभी भी आफ्टर बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ड्वेक की जो स्टडी थी वो बच्चों पर थी। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने देखो यार, कॉमन सेंस ये कहती है कि बच्चे अगर वो प्रॉब्लम नहीं कर पाते तो उसको देना छोड़ दो, बट हु गेव अप टू इजली व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स एंड फेलियर्स इज वर्थ मेंशनिंग हियर। सो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ड्वेक की स्टडी हुई थी ना बच्चों के ऊपर, वो ये थी कि जो बच्चे थे ना, वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पाते, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को। तो हमारी कॉमन सेंस तो ये कहती है कि भाई उनको सिर्फ इजी प्रॉब्लम्स दो ताकि उनका सक्सेस रेट बढ़े, है ना। टीचर्स भी ऐसे ही करती है कि बच्चों को क्वेश्चंस बता देती है जो पेपर में आने वाले हैं, ताकि उनका जो सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए, है ना, ताकि उनकी जो प्रिंसिपल के सामने परसेप्शन है जो उनका, वो थोड़ा और अच्छा हो जाए। राइट, तो ये ड्वेक की स्टडी है
वेक की स्टडी भी यही कहती है कि भाई कॉमन सेंस तो हमें बोल रही है कि भाई इजी प्रॉब्लम्स को दो ताकि सक्सेस रेट बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, बट वेक कहती है कि नहीं, ऐसा इससे उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप नहीं होगा, वो अपनी कोई और उनके अंदर एक मेंटल फिक्सिडनेस आएगी। Right, so Dweck found that children who had always succeeded because they were given easy problem could not cope up with difficult problems. वो आने वाली अपनी बहुत सारी difficult problems के साथ डील नहीं कर पाएंगे, वो एकदम कंपैरिजन करते ही उसको गिव अप कर देंगे कि भाई इतनी मुश्किल प्रॉब्लम ये तो हमने कभी सोची नहीं है, कभी सॉल्व ही नहीं करी, तो वो इजिली छोड़ देंगे। सो इन्होंने क्या कहा, एक उनका पूरा एक्सपेरिमेंट है, आप एक बार एनसीईआरटी बुक में पढ़ना, मैं यहाँ पर सिर्फ कंक्लूड कर रही हूँ कि इन कंपैरिजन टू दोस हु हैड एक्सपीरियंस ऑफ बोथ सक्सेस एंड फेलियर, और ऐसे बच्चे जो बिल्कुल दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करके आए हैं, इजी भी और डिफिकल्ट भी, उनके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाए वो अपने इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? क्योंकि उन्होंने वो चीज सॉल्व करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाए हैं उन प्रॉब्लम्स के साथ डील करने के लिए। तो सच स्टडीज प्रूव दैट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन एम्पेरिकल स्टडीज विच आर रिलायबल एंड वैलिड। ठीक है, सो प्रिडिक्शन किस पे डिपेंड करती है? आपकी स्टडीज पर डिपेंड करती है, मतलब साइकोलॉजिकल स्टडीज जो साइंटिफिक होती है, जिनके पास बहुत स्टडीज होती है, वो रिलायबल होती है, वैलिड होती है, और वो आपके कॉमन सेंस से बिल्कुल अलग है। इसलिए यहाँ पर इसका नाम है पॉपुलर नोशंस अबाउट साइकोलॉजी। इसको साइकोलॉजी स्टडीज को कॉमन सेंस के साथ रिलेट किया जा रहा था, विच इज नॉट राइट। ठीक है, सो नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन ऑफ साइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन साइकोलॉजी का कहां से स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट विद स्ट्रक्चरलिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म। सेकेंड इज फंक्शनलिज्म। थर्ड इज Gestalt psychology. Fourth one is behaviorism. Fifth one is psychoanalysis. Sixth one is humanistic force, humanistic and existential. Seventh cognitivism. ठीक है, सो ये आपकी क्या है? इवोल्यूशन है। ये स्टार्ट हुई थी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो स्टार्ट विद स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म तो इट फोकस ऑन स्ट्रक्चर, किस पे? स्ट्रक्चर पे फोकस करती है, स्ट्रक्चर ऑफ द माइंड पर। सो इट वाज प्रपोज्ड बाय विल्हम वुंट। किसने डेवलप करी है? विल्हम वुंट ने। और स्ट्रक्चरलिज्म एक बहुत पुराना स्कूल है साइकोलॉजी का, विच वर इंटरेस्टेड इन द एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड, एनालाइज करने के लिए ह्यूमन माइंड। स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा आपका स्कूल है साइकोलॉजी का विच स्टडी द ह्यूमन माइंड, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन माइंड, राइट, एक लेआउट ऑफ द ह्यूमन माइंड। सो ये बहुत इंटरेस्टेड थे कौन? विल्हम वुंट। वैसे स्ट्रक्चरलिज्म के फादर टिंचनर है, बट टिंचनर के बाद आपके विल्हम वुंट है। विल्हम वुंट जिन्होंने 18 कब आई थिंक लिप्जिग जर्मनी में एक साइकोलॉजी की लेबोरेटरी डेवलप करी थी 1869 आई गेस, है ना? सो उसको करेक्ट कर लेना अगर मेरी मिस्टेक हो तो यहाँ पे। सो ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर एनालिसिस किया था ह्यूमन माइंड को, और साथ में इन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को जानने के लिए बहुत इंटरेस्टेड थे, और ये चाहते थे कि स्टडी करे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द माइंड। तो इन्होंने इसके अंदर क्या स्टडी किया? भाई माइंड क्या है, माइंड किन किन चीजों से मिलकर बना है, ठीक है, माइंड को कैसे हम इवेल्युएट करते हैं, ये सब स्ट्रक्चरलिज्म ने बोला था। तो स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करती थी? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड पर। तो इन्होंने एक मेथड बताया था जिसका नाम था इंट्रोस्पेक्शन। कुछ 2 मार्कर्स में आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन एक लाइक अ सेल्फ जर्नलिंग मेथड, खुद को क्या करना है? सेल्फ जर्नल करना है, टू स्टडी करने के लिए मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंसेस, राइट। नेक्स्ट आया फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म फोकस ऑन फंक्शंस ऑफ माइंड, हाउ द माइंड फंक्शन, बेसिकली हाउ द माइंड वर्क्स। सो ये किसने प्रपोज किया था? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स ने फोकस किया था कि व्हाट द माइंड डज एंड फंक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इन एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट, कि कॉन्शियसनेस कैसे फंक्शन में आता है एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके। तो इसमें यहाँ पर आपके जॉन डूई भी थे जो हमारे एजुकेशनलिस्ट हैं, उन्होंने भी बात करी थी फंक्शनलिज्म में कि कैसे एक एनवायरमेंट, बच्चों का एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है उनकी एजुकेशन पर। तो फंक्शनलिज्म की बात की थी कि भाई माइंड कैसे काम करता है, क्या क्या उसके फंक्शन होते हैं, ये सब की। नेक्स्ट आया बिहेवियरिज्म। थर्ड फोर्स आई आपकी बिहेवियरिज्म की। यहाँ पर बीच में जिस्टॉल्ट है तो बट उससे पहले हम बिहेवियरिज्म पढ़ लेंगे। बिहेवियरिज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वाज प्रपोज्ड बाय जॉन बी वॉटसन। जॉन बी वॉटसन कह रहे थे कि साइकोलॉजी सिर्फ एक माइंड को स्टडी करने की नहीं होती, साइकोलॉजी एक साइंस है, ठीक है, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है इन टर्म्स ऑफ एसएनआर, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेज के थ्रू, राइट। तो इन्होंने कहा कि एक रिस्पॉन्सेज जो होते हैं किसी भी सिचुएशन के, उसके एनवायरनमेंट की बेसिक नीड्स होती है, बेसिक ब्लॉक्स होती है उसकी पर्सनालिटी की, जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, वेरीफिएबल होते हैं, बिकॉज ये बिहेवियरिज्म आपकी कैसे विच आर फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल डाटा, डिफाइनेबल डाटा, राइट। तो ये किस पे फोकस कर रही थी कि भाई जैसे एक स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आपका आएगा अपने एनवायरनमेंट में, वही आपकी वो बेसिक पर्सनालिटी को डेवलप करेगा। सो इसमें आपकी इवान पावलोव, पीएस स्किनर, ठीक है, सो मेंशन दीज नेम्स बिकॉज इससे आपका एक्सप्लेनेशन इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आता है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी विच वाज डेवलप्ड बाय वर्थमियर, कोहलर एंड कॉफका। ये तीनों आपके प्रोपोनेंट थे गेस्टॉल्ट के, और इन्होंने फोकस किया था परसेप्शुअल ऑर्गेनाइजेशन। इनके अकॉर्डिंग भाई होल क्या है? सम ऑफ द होल जो होता है, सम ऑफ इट्स पार्ट्स होल, जो बेसिकली होल, गेस्टॉल्ट का मतलब ही होल होता है कि भाई हर एक चीजें किस पे फोकस करती है? पहले होल पर फोकस करती है, ना कि उसके पार्ट्स पर, ठीक है। सो जैसे व्हेन वी लुक एट चेयर वी डू नॉट सी कि इसके 4 लेग्स है, नहीं, हम बोलते हैं चेयर है, ये टेबल है कंप्लीटली, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी विच लुक्स ओनली ऑन होल, नॉट इट्स पार्ट, ठीक है, नॉट इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइको एनालिसिस विच वाज प्रपोज्ड बाय डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड का एक ही मोटिव था, ह्यूमन बिहेवियर को
डायनामिक कहा इन्होंने। उन्होंने कहा कि ह्यूमन बिहेवियर हमेशा हमेशा मैनिफेस्टेड रहता है अनकॉन्शियस डिजायर्स और कॉन्फ्लिक्ट से, जो एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती है। इनका पूरा फोकस एक चीजों पे था कि एक ह्यूमन बीइंग की जो डिजायर्स होती है, ह्यूमन बीइंग की जो एग्रेसिव इम्पल्सेस होती है, वही उनकी पर्सनालिटी को इंक्रीज करती है। ठीक है, और इस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में कुछ क्योर करने के लिए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स मेथड्स बताए गए थे, मतलब साइको एनालिसिस थेराप्यूटिक अप्रोच भी इन्होंने बाद में इवैल्यूएट कर। नेक्स्ट आती है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, उसके प्रोपोनेंट कौन है? इसके प्रोपोनेंट दो है, कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो। मैस्लो की हम स्टडी करेंगे मोटिवेशन चैप्टर में, है ना, तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कार्ल रोजर्स का। भाई दोनों एक चीज पर फोकस करते थे कि ह्यूमन बीइंग फ्री विल है। कैसी विल है? फ्री विल है। फ्री एक्शंस होते हैं जो प्री डिटरमाइंड होते हैं किसी भी फोर्स से। एज पर दिस स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ह्यूमन बीइंग अपने आप को स्ट्राइव करते हैं, वेयर एज इन साइको एनालिसिस ह्यूमन बिहेवियर सिर्फ मैनिफेस्टेड होते हैं अपने डिजायर से। बट ह्यूमनिस्टिक कहती है कि नहीं, ह्यूमन बीइंग एक फ्री विल है, उसको अगर ऐसे ही छोड़ दोगे, उसकी थोड़ा सा उसको पुश करोगे, तो वो अपने आप ही क्या करेगा, ग्रो करेगा और अपनी पोटेंशियल को अनफोल्ड कर पाएगा। ठीक है, सो ये सारी टेंडेंसीज क्या होती है, इनिएट होती है एक ह्यूमन बीइंग को सेल्फ एक्चुअलाइज बनाने में। सो ये ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव कहते हैं। वैसे मैस्लो का पूरा इसमें आपने पढ़ा होगा कि पहले आपकी बी नीड्स पूरी होती है एंड आफ्टर दैट आपकी डी नीड्स पूरी होती है। ठीक है, इन्होंने ये 5 बताए थे ना, वही इसमें नीड्स के बारे में यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स। नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। इसमें हम जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की इसके प्रोपोनेंट थे। जीन पियाजे वाज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट एंड जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी बताने के लिए, वो जो आपने किया होगा सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल थॉट इन चैप्टर नंबर 2 4 सॉरी, तो उसी में है। वाइगॉट्स्की आपके सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने बोला कि एक ह्यूमन माइंड, एक ह्यूमन की जो कॉग्निटिव चीजें हैं वो उसके सारे सोशल एनवायरमेंट से आती है। और जीन पियाजे कहते हैं कि नहीं, बच्चे के पास अपना माइंड होता है, वो धीरे धीरे इवेल्युएट होता रहता है। ठीक है, सो इन्होंने यहाँ पर कॉग्निशन के ऊपर फोकस किया, विच मींस थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, परसीविंग एंड मेमोराइजिंग। सो दी व्यू दैट ह्यूमन माइंड एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम इज व्हाट, आपने मेमोरी चैप्टर में पढ़ा होगा, काइंड ऑफ कंप्यूटर है जो क्या करता है, रिसीव करता है, प्रोसेस करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, स्टोर करता है और चीजों को रिट्राइव करता है। सो ये आपका आया था कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव से। तो ये क्या है, आपका पूरा इवोल्यूशन है साइकोलॉजी का, विद स्टार्ट विद स्ट्रक्चरलिज्म एंड एंड विद कॉग्निटिविज्म। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आया आपका ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ब्रांचेस। ब्रांचेस जैसे आपके हर एक चैप्टर्स की अलग अलग फील्ड्स होती हैं, वैसे साइकोलॉजी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें वेरियस ब्रांचेस इंक्लूड है। फर्स्ट वन इज कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी एज पर नेम कॉग्निटिव, कॉग्निटिव रिप्रेजेंट्स आवर थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, परसेप्शन। ठीक है, सो इट इन्वेस्टिगेट दिस branch is investigate mental processes which involve acquisition, storage, manipulation, transformation of information along with environment and कम्युनिकेशन। तो बेसिकली कॉग्निटिव साइकोलॉजी डील करती है विद कॉग्निटिव प्रोसेस, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। राइट, सेकेंड आपकी जो ब्रांच है बायोलॉजिकल साइकोलॉजी, इट फोकस ऑन बिहेवियर एंड फिजिकल सिस्टम। ठीक है, कि हाउ द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, जेनेटिक सिस्टम वर्क्स। ठीक है, सो बिहेवियर के साथ ब्रेन कैसे काम करता है, ठीक है, मतलब बिहेवियर के साथ आपका ये जो फिजिकल सिस्टम है कैसे वर्क करता है, इसी के ऊपर स्टडी करती है आपकी बायोलॉजिकल साइकोलॉजी। ठीक है, न्यूरोसाइकोलॉजी एक नया इमर्जिंग ब्रांच है विच फोकस ऑन बिहेवियर एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। यू ऑल नो आई थिंक न्यूरोट्रांसमीटर्स, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स तो आई थिंक पता होगा, डोपामाइन, है ना, सेरोटोनिन एंड ऑल। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं फॉर न्यूरल कम्युनिकेशन, हमारे ब्रेन्स में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और अलॉन्ग विद हमारे बिहेवियर्स भी इसी तरीके से ही फंक्शन करते हैं। तो न्यूरोसाइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो रिलेशनशिप बताती है बिटवीन न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन्स के बीच में। सो आपके कुछ यहाँ पर ब्रेन इमेजेस टेक्निक है, ईईजी, पीईटी एंड ऑल। ठीक है, आपका न्यूरोसाइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विच डील्स ऑन स्टेजेस, है ना, एक ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टेजेस होती है उस पर फोकस करता है, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंजेस जो एक डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में आकर होते हैं। सो चेंजेस जैसे कि एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव, है ना, सोशल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, जो जो चेंजेस आपकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, स्टार्ट विद कंसेप्शन टू ओल्ड एज, वहां से कंसेप्शन से ओल्ड एज तक जो जो चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट में जो चेंजेस होते हैं, उसकी स्टडी कौन करता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। एंड यू नो कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में आपकी वेरियस ब्रांचेस भी इंक्लूड होती है, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारे डिसिप्लिन इसमें ही इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो एक्सप्लोर कर रही है हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। दैट मींस आपकी सोशल साइकोलॉजी डील करती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर अपने एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है और कैसे एक ह्यूमन बिहेवियर जो होता है एनवायरनमेंट के थ्रू इन्फ्लुएंस होता है और एनवायरनमेंट कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने ह्यूमन बिहेवियर को। बेसिकली आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसे एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, और ह्यूमन बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करता है अपने एनवायरनमेंट को। तो ये इसमें फोकस करती है सोशल साइकोलॉजी, हाउ पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम एंड हाउ ट्राई टू इम्पैक्ट पीपल अराउंड देम। तो इसमें आपकी कौन कौन सी टॉपिक्स आ जाते हैं स्टडी करने की, प्रो सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड फॉर्मेशन, प्रेजुडिस, कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस,
ठीक है, वो सब हम इसमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड ऑल सोशल साइकोलॉजी में डील करते हैं। नेक्स्ट आता है कल्चरल साइकोलॉजी व्हिच आर फोकस ऑफ रोल ऑफ कल्चर इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, कि भाई कल्चर का रोल क्या है इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस। तो हमें पता है कि ह्यूमन बायोलॉजिकल किसका प्रोडक्ट है, कल्चर का ही प्रोडक्ट है, ह्यूमन बीइंग कल्चर का प्रोडक्ट है। तो ह्यूमन बिहेवियर अपने डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट और आपका इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में आपकी सेल्फ इंडिविजुअलिस्टिक रहती है, बट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपकी सेल्फ क्या होती है, बहुत ज्यादा होलिस्टिक होती है। ठीक है, सो ये कल्चरल साइकोलॉजी है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल साइकोलॉजी विद डील्स विद इंट्रैक्शन ऑफ फिजिकल फैक्टर्स, की कैसे आपका बिहेवियर इंट्रैक्ट करता है विद वेरियस फिजिकल फैक्टर्स, सपोज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पॉल्यूशन, नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें आपको नॉइज, हेल्थ, इन सबको फोकस करते हैं हम। नॉइज हो गया, हेल्थ हो गया, क्राउडिंग हो गया, फिजिकल स्पेस हो गया, आपके नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, कैसे वो एक ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी स्टडी हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट आता है हेल्थ साइकोलॉजी, बहुत ही न्यू इमर्जिंग ब्रांच है विच फोकस ऑन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि एंग्जाइटी, स्ट्रेस, फियर इन द डेवलपमेंट प्रिवेंशन। मेंटल हेल्थ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, उसकी यहाँ पर फोकस करता है हेल्थ साइकोलॉजी। नेक्स्ट आता है क्लिनिकल। अब क्वेश्चन आता है भाई क्लिनिकल काउंसलिंग में क्या डिफरेंस है। सो क्लिनिकल का अगर हम बात करें, भाई एक होता है देखो सीवियर, एक होता है माइल्ड और एक होता है मॉडरेट। चलो ऐसे कर लेते हैं, पहले एक होता है माइल्ड, एक होता है मॉडरेट और एक होता है भाई सीवियर। ठीक है, सो ये जो सीवियर प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको कौन डील करता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो क्लिनिकल साइकोलॉजी डील्स विद द कॉजेस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सम मेजर पीडी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ईटिंग डिसऑर्डर, क्रॉनिक सब्सटेंस अब्यूज एंड ऑल। वेयर एज इन काउंसलिंग साइकोलॉजी विच डील्स टू इम्प्रूव एवरीडे फंक्शनिंग, क्योंकि ये आपकी मॉडरेट और माइल्ड प्रॉब्लम्स को डील करता है काउंसलिंग साइकोलॉजी, जैसे आपके बिहेवियरल फंक्शंस, आपकी डे टू डे हेल्पिंग इवेंट्स। ठीक है, और आपके कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे कि आपका करियर, डिसीजन मेकिंग, सब काउंसलिंग साइकोलॉजी डील करती है। आपकी डेली लाइफ को कोप कैसे करे, ओवरकम कैसे करे चैलेंजेस को, कौन डील करता है, आपके काउंसलर्स डील करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी। नेक्स्ट आती है इंडस्ट्रियल, ये एक न्यू इमर्जिंग ब्रांच है। आपको पता है जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है जिसमें एम्प्लॉय काम करते हैं, कैसे वर्क कंडीशंस इंप्रूव करी जाए, ट्रेनिंग एम्प्लॉयज कैसे जो इंटरव्यू लेते हैं उधर भी एक साइकोलॉजिकल फोर्स बैठी होती है, राइट। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये कौन फोकस करता है, आपके इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी साइकोलॉजिस्ट बेसिकली इस चीजों पर डिपेंड होते हैं, बनाते हैं इन सब चीजों को, बट ये ब्रांच इन सब चीजों के साथ डील करती है विद एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन विच हैव एम्प्लॉयड दैम। ठीक है, सो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो एक स्कूल साइकोलॉजी को भी इंक्लूड कर रही है। इसमें हम ये देखते हैं कि भाई ऐसे क्या इंस्ट्रक्शनल मेथड, जैसे जॉन डूई हुए, वो ये कहते हैं कि भाई एजुकेशन में थ्री टाइप्स ऑफ वो आ जाते हैं, जैसे कि आपका स्कूल, आपके स्टूडेंट्स और आपके टीचर, तीनों मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। वैसे ही यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट मेनली डेवलप इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, कि भाई क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन मेथड्स, टीएलएम्स वगैरह लेकर आए, मटेरियल्स लेकर आए, जिससे बच्चों का एजुकेशन और वर्क सेटिंग अच्छा हो। स्कूल साइकोलॉजी विच डील्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, है ना, डिजाइनिंग कैसा हो, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए स्कूल साइकोलॉजी का, उस पर डील करते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही न्यू इमर्जिंग ब्रांच है जो फोकस कर रही है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप वगैरह। ठीक है, सो ये आप कुछ अदर इमर्जिंग फील्ड्स जैसे कि पॉलिटिकल, एविएशन, स्पेस, फोरेंसिक, मिलिट्री, कम्युनिटी और मैनेजरियल, ये एक आपकी कुछ नई नई ब्रांचेस डेवलप हुई है। अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, वो आज के इस वीडियो में हम नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम इसको डिस्कस करेंगे, कुछ अदर डिसिप्लिन को डिस्कस करेंगे एंड करेंगे एवरीडे लाइफ को। तो 3 टॉपिक्स हम कवर करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 मिल जाएगा। सो प्लीज जल्दी से जाकर इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, अगर ये चैनल पसंद आया हो तो। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस के साथ मिलती हूँ इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।